नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, आप सभी का सेहत भी काफ़ी बढ़िया होगा। जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल पे कराएंगे, तो अपने वादे के अनुसार हमने फिर से एक क्लास आपके लिए आज लेकर आया है। इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन तिथियों के बारे में हम आज इस अपने लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। हाल फिलहाल में अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए आप, या फिर अगर आप इतिहास नहीं पढ़े हो, मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, तो मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए एक बेस आपको यहाँ से मिल सकता है। या फिर अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम देने वाले हो आप, तो सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी तिथियाँ होंगी उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक, हाँ, एक और मैं जरूरी की बात आपको बता दूं कि हो सकता है कि थोड़ी सी क्वालिटी आपको ख़राब दिख रही होगी, थोड़ा सा हमारे बोर्ड का कंडीशन आपको अनुचित लग रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि साउंड हमारा क्लियर नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द, ठीक है, हम भी ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने बोर्ड का भी स्थिति बढ़िया रहेगा, डिजिटल बोर्ड का सामना होगा हमारा, और माइक भी बढ़िया रहेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आने वाले जस्ट ही कुछ दिनों में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी आप लोग क्वालिटी बढ़ा के 360 पे 480 पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया से दिखेगा। चलिए, तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी इतिहास के बारे में, मॉडर्न इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने बात की है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आप दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आप दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। एक आप पढ़ सकते हैं 1885 से लेकर, ठीक है, 1907 के बीच। ठीक है, एक आप ये कह सकते हैं, और फिर आप एक ले सकते हैं 1907 से लेकर 1947 के बीच में। ठीक है, ये दो पीरियड में आप बांट के पढ़ सकते हैं अपने मतलब सुविधा अनुसार। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तिथि होगी उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो डेट होगा, आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं 1885 के बारे में। ठीक है, 1885 जो डेट है हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक क्या क्वेश्चन आया है, तो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन डालते हैं, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के बारे में बात करने की। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें 1885 के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन, ठीक है, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब कांग्रेस की स्थापना हुई है तो ये तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है आपको कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक, आप संस्थापक के बारे में याद रखिए कि कांग्रेस का संस्थापक कौन है। तो अगर बात है संस्थापक के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एओ ह्यूम नाम था उनका, एओ ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये जो एओ ह्यूम है, इस बंदे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब जरा समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है, कांग्रेस की स्थापना क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि इससे जस्ट पहले 1885 से जस्ट कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ समय पहले लगभग 1857 की हम बात करें, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भयंकर एक क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति। ये जो क्रांति है एक सैनिक विद्रोह से संबंधित है। तो देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे 1857 के बारे में, 1857 के बारे में। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये भारत का ऐसा बताया जाता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ लोगों ने कहा सैनिक विद्रोह है, तो सभी विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत था। तो जो लोगों ने दिया है हम उसको लेकर चलेंगे। देखिए, 1857 की बात करें तो यह एक ऐसा आंदोलन हुआ था जो अंग्रेजों का नींव हिला के रख दिया था। ऐसा लग गया था अंग्रेजों को कि अगर ऐसे आंदोलन चला, भारतीय अगर एक साथ ऐसे मिलजुल कर आगे बढ़े, तो ज़्यादा दिनों तक अंग्रेज जो है वो भारत में नहीं रह पाएंगे। तो इसको लेकर अंग्रेजों ने ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना हम ऐसा करके एक संगठन बनाए, और उस संगठन में क्या करें कि भारतीयों को हम शामिल करें।
क्योंकि अगर भारतीय वहां शामिल रहेंगे तो उनका अगला कदम क्या होगा ये हमें आसानी से मालूम रहेगा। तो ऐसा कुछ उन लोगों के दिमाग में चलने लगा, तभी लोगों ने क्या किया कि एक संस्था बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा कांग्रेस। और इस कांग्रेस में जो भी उस समय भारत के महत्वपूर्ण लीडर लोग थे, नेता लोग थे, उन सभी नेताओं को शामिल किया गया। तो हालांकि 1857 के बारे में हम एक अलग स्पेशल वीडियो ही हमारा रहेगा जिसमें पूर्ण रूप से हम 1857 की बात करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं 1885 के बारे में। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उसका कांग्रेस की स्थापना यहाँ क्यों हुई तो उसका कारण ये था, और भी बहुत सारे कारण थे लेकिन एक ये महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए, तो हमने बात किया था कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुआ था। अब अगर हम बात करें कांग्रेस के बारे में कि इस कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे कि कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। एकदम आपको यही याद हो जाने चाहिए, एकदम आपको क्लास खत्म होते होते सारी चीज याद होने चाहिए। पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। ठीक है, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। अब जरा देखिए, बात यहाँ यह था कि ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है जिसने कांग्रेस की स्थापना की है, ये बंदा खुद अध्यक्ष क्यों नहीं बना? अध्यक्ष ही WC बनर्जी को क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे कारण यह था कि यह बंदा जो था ये भारतीय था नहीं। अगर ये बन जाता अध्यक्ष तो थोड़ा सा विरोध हो सकता था। दूसरी एक और बात कि अध्यक्ष के पद पे रह के ज्यादा अच्छे से ये कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए इसने अपने लिए एक पद चुना और वो पद कौन सा था? तो सचिव का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था, ठीक है, तो सचिव के रूप में यहां पर कौन आया था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। तो ये एक सचिव बन गया और यहां पर अध्यक्ष अलग अलग समय में अलग अलग लोग बनते रहे। तो 1885 में आपको ये थोड़ी सी एक डेट है हम याद रखने के लिए, जिसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको टोटल जो है कांग्रेस के बारे में, जितनी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन सारे अधिवेशनों के बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक बेसिक जानकारी आपको मिल गई कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, बात खत्म। चलिए, अब आइए कांग्रेस के बाद हम दूसरी बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की। तो सीधे आइए हम लोग बात करते हैं एक अलग इंपॉर्टेंट डेट की। एक डेट है 1905 का। 1905 ये 1905 हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, तो आप लोगों को पता होगा कि 1905 जो है, इस 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन, तो अगर आप लोग जानते होंगे बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है, तो पता होगा कि सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन उठ के आता है बंगाल विभाजन से। तो याद रखना है आपको कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो ये 1905 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जब बंगाल विभाजन था तो 1905 में, इस समय बंगाल विभाजन के समय भारत का जो था वायसराय के पद पे कौन था? तो अगर आपसे पूछ ले वायसराय, तो वायसराय को याद रखेंगे। वायसराय कौन था? तो ये बंदा था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिलहाल हम लोग कर्जन से ही काम चला लेंगे, लॉर्ड कहना हमारे लिए उचित नहीं है। जब वो लोग थे तब लॉर्ड बने हुए थे, अभी कोई लॉर्ड नहीं है, तो सिर्फ हम लोग कर्जन से काम चला लेंगे। तो याद रखेंगे कि उस समय वायसराय के पद पर कौन था? तो कर्जन था। ठीक है, अब आइए, ये बंगाल विभाजन हुआ क्यों था? बंगाल विभाजन होने के पीछे कारण क्या था? तो आइए एक छोटा सा आपको एक चित्र बना के हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन होने के पीछे एक महत्वपूर्ण जो है ना कारण ये बताया गया। अंग्रेजों ने ऐसा बताया था कि ये जो है, ये पहले ये बंगाल हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसा बताया अंग्रेजों ने कि इस बड़े से एरिया का प्रशासन संभालने में हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसको दो अलग अलग भाग में बांट रहे हैं। एक को हमने बनाया पूर्वी बंगाल, एक को बनाया पश्चिमी बंगाल। लेकिन सच में वो लोग ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि बंगाल को हम दो अलग अलग तरीकों से तोड़ देते हैं। एक तरीका मतलब एक ये वाला जो क्षेत्र था, ये मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र था, मतलब यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू लोग थे और ऊपर में यहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम लोग था। तो यहाँ दिक्कत ये था, इसका ऐसा मानना था अंग्रेजों का कि इन दोनों के बीच अगर हम फूट डालते हैं, अगर बांट देते हैं, एक के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र कर देते हैं, दूसरे के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में झगड़ने लगेंगे और जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे फिर अपने अधिकार की बात भूल जाएंगे और जैसे ही अपने अधिकार की बात भूलेंगे तो 200-400 साल तक और हम आगे शासन कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं। तो अंग्रेजों ने ऐसा
पर्पस से लेकर बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल का विभाजन का भयंकर रूप से विरोध किया गया पूरे भारत में, ठीक है। और यही बंगाल का विभाजन जो होता है कब होता है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में आपको याद रखना है 16 अगस्त को, ठीक है। 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। और इसी दिन लोगों ने अपने आप को मतलब एकता दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम जो भी लोग थे, इन लोगों ने अपने भीतर की एकता दिखाने के लिए, आपसी सहयोग को दिखाने के लिए एक दूसरे के कलाई पे राखी बांधा गया था और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था, ठीक है। तो ये 16 अगस्त जो है ये, ठीक है, रक्षाबंधन के रूप में याद रखा जाता है इसको। चलिए, तो ये डेट आपको याद रखना है बंगाली विभाजन के रूप में, ठीक है। चलिए, तो उधर बंगाली विभाजन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि बंगाली विभाजन कैसे हुआ है, ठीक है। बंगाली विभाजन के बाद आगे जो आपको डेट याद रखना है वो डेट आपको याद रखना है 1907 का। 1907 का, ये 1907 का जो डेट है ये आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो इस डेट के बारे में आप याद रखेंगे क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो पहली बार कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी, तो वो पड़ी थी 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था, तो इसको सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको सूरत अधिवेशन कहा जाता है, सूरत अधिवेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस सूरत अधिवेशन के बारे में आपको याद रखना है कि 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो सूरत अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, तो यहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। मतलब कांग्रेस जो है यहां पर दो भागों में बट गया था। वो दो भाग कौन कौन सा, तो कांग्रेस जो दो भाग में बटा था वो दोनों भाग याद रखना है आपको। एक बटा था गरम दल और एक बटा था नरम दल। तो ये गरम दल और नरम दल की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कब बटा था, तो ये बटा था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, क्योंकि कांग्रेस जब से 1885 में जब कांग्रेस बनी तब से लेकर जब तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब तक कोई ना कोई अध्यक्ष के पद पे आया ही। तो इस समय कोई ना कोई आया होगा। तो एक बंदा आया था जिसका नाम आपको याद रखना है, वो कौन था बंदा, तो उसका नाम था रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। ये जो थे इन्होंने 1907 में कांग्रेस का ये जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर फूट क्यों पड़ रही है, कांग्रेस का विभाजन क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन होने के पीछे कई सारे कारण थे और ये जो चीजें है ये 1904-05 से ही चला आ रहा था, ठीक है। जैसा कि इस समय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो कई बार ऐसा होता था कि सदस्यों के बीच में आपस में खटपट हो जाता था इसलिए कि अध्यक्ष के पद पे किसको बिठाया जाए, ठीक है। तो दरअसल हुआ ऐसा था कि 1905 में भी बनाया जाना था ये बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष, लेकिन नहीं बनाया गया। 1906 में भी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाना था लेकिन नहीं बनाया गया, क्योंकि 1906 में जैसे ही बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाना था तो उस समय ऐसा किया गया कि दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी जो थे इतने सीनियर सिटीजन थे कि उनके सामने दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था, तो यहाँ पर चुपचाप बाल गंगाधर तिलक को रह जाना पड़ा था। लेकिन जैसे ही इसके अगले साल आया, यहाँ पर बताया गया 1906 में बताया गया बाल गंगाधर तिलक को कि अगले साल यानी कि 1907 में आपको बना दिया जाएगा। लेकिन 1907 का समय आया तो फिर से क्या किया गया कि बाल गंगाधर को अध्यक्ष ना बनाकर अध्यक्ष के पद पे किसको बनाया गया, तो ये रास बिहारी घोष को। अब यही चीज देख के बाल गंगाधर तिलक जी और उनके जो भी समर्थक लोग थे उन लोगों के बीच ये खटपट हुआ और बाल गंगाधर तिलक के समर्थक और बाकी जो ये रास बिहारी घोष हो गए और भी जो महत्वपूर्ण नेता थे उस समय पे जो ये नरम दल से बिलोंग करते थे उन लोगों के बीच खटपट होता है और दोनों में एक फूट पड़ जाती है, वहीं पे झगड़ा हो जाता है अधिवेशन में ही और वहीं से ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल कहने का मतलब है कि गरम मिजाज के, नरम मिजाज के आप समझ सकते हैं कि जो भी, ठीक है, उस समय पर ये उदारवादी मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी बुजुर्ग लोग थे, ठीक है, जो थोड़ा सा बातों से मैटर को हल करना चाहते थे वो लोग अपना इधर आ गया। और जो भी लोग थोड़ा उग्रवादी टाइप के थे, ठीक है, जैसे कि हर एक चीज में वो लोग चाहते थे कि झटपट हर चीज सॉल्व हो जाए,
मारपीट से मामला को सुलझाया जाए, तो वो लोग इस दल में आ गए और यहीं से कांग्रेस दो अलग अलग भाग में बट गई। तो यही है सूरत अधिवेशन। अब यही सूरत अधिवेशन आगे जाके 1916 में फिर से क्या होता है कि लखनऊ अधिवेशन होता है और कांग्रेस जो यहाँ दो भाग में बटी है वो फिर से जुड़ जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि फिर इसके बाद आगे 2 साल के बाद 1918 में फिर से एक बार कांग्रेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए, तो सूरत अधिवेशन के बारे में ये 2-4 बात आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आइए अगले अधिवेशन की हम बात करेंगे। अधिवेशन नहीं, अगला महत्वपूर्ण डेट। अगला महत्वपूर्ण डेट आपको एक याद रखना है, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी लाएंगे, वहां पर जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो स्पेशल बात करेंगे। यहां जो था 1909 में यहां क्या हुआ था, तो एक कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। ठीक है, ये जो था मार्ले था उस समय भारत का महासचिव था ये, और ये जो था ये मिंटो उस समय पर भारत का वायसराय था। ठीक है, तो इस दोनों के समय पे ये एक कानून लाया गया 1909 का। एक्चुअल में कानून था क्या, तो अगर इसके बारे में पूछे तो याद रखना है कि ये जो कानून था, ठीक है, 1909 का, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अब ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र है क्या, थोड़ी सी आइए इस पे हम बात करेंगे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र है क्या। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब है कि मुस्लिमों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र, कुछ चुनाव का एरिया फिक्स कर दिया गया कि उस क्षेत्र से, उस एरिया से सिर्फ और सिर्फ कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। ठीक है, और ये लाया गया कब, 1909 में। और यह जो था एक बहुत ही ज्यादा विवादास्पद जो है ये चीजें बातें बनी थी, ये कानून जो है बहुत ज्यादा विवाद हुआ था इसको लेकर, क्योंकि अगर 1909 के बाद 1930 में ऐसा बताया जाता है कि 29-30 में पहली बार किसी ने पाकिस्तान का जिक्र किया था, 1940 में पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया, 1947 में पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। तो पाकिस्तान का जो विभाजन था, भारत का विभाजन, एक नया राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में बनना, ये कहीं ना कहीं इसी के उसके पीछे उसका बेस जो था ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था। तो कभी हम लोग यहां आएंगे तो बढ़िया से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसका ये मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना। ठीक है, चलिए आइए हम अगले डेट की बात करेंगे। अगले डेट की हम बात करेंगे तो अगला डेट आपको यहां से याद रखना है 1911 का। आप 1911 का डेट याद रख सकते हैं। 1911 का डेट हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो 1911 में कई सारी चीजें हुई है। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था इस समय पर, दिल्ली दरबार, ठीक है, इस दिल्ली दरबार में, ठीक है, जो उस समय ब्रिटेन का शासक था वो यहां पधारे हुआ था। ठीक है, यहां से 1911 जो आपको याद रखने हैं वो क्या याद रखना है, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था कि जो 1905 में हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो याद रखेंगे कि रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, कौन से नंबर का, तो 3rd नंबर का, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, अब आइए इसके बाद अगर हम बात करें 1911 के, तो आप याद रख सकते हैं कि 1911 में ही एक घटना हुआ था। क्या हुआ था, तो राजधानी परिवर्तन हुआ था। पहले जो राजधानी हुआ करता था कहां पर, तो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता। तो अब ये राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहां लाया गया, तो राजधानी यहां से परिवर्तन करके दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली, अगर हम बात करें कि दिल्ली राजधानी परिवर्तन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में। ठीक है, इसी समय क्या हुआ था ना कि सारे बिल इसी समय पास हुए थे, 1911 में ही ये सारे बिल पास किए गए थे, और इसके बाद जो है राजधानी परिवर्तन कर दिया गया था। 1911 में ही एक बिल पास किया गया था, क्या, तो बंगाल को, मतलब बिहार को बंगाल से अलग करना। ठीक है, तो बंगाल और बिहार को अलग किया गया 1911 में। तो आप कह सकते हैं कि बिहार जो बना, ठीक है, बिहार बना, ये बिहार का निर्माण जो हुआ कब हुआ, तो इसके निर्माण को भी आप कह सकते हैं कि 1911 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये 1911 की कुछ बातें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो एक डेट हमारा ये हो गया। अब आइए इसके बाद हम एक डेट की बात करेंगे। यहां पर आइए एक डेट बता रहे हैं आपको। इसके बाद 1916 एक महत्वपूर्ण डेट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, 1916। अब ये 1916 हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, देखिए,
तो 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जो काफी फेमस हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? तो यह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ये जो लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है, 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष के रूप में आपको याद रखना है एसी मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष किए, मतलब अध्यक्षता के पद पे विराजमान थे उस समय। ठीक है, इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ क्या था? तो यहाँ पर जो नरम दल और गरम दल था, ये दोनों एक साथ मिल गया था और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी यहाँ आकर मिल गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि 1926 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, तो ये मुस्लिम लीग 1916 में आके कांग्रेस में मिल जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और प्लस में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ये दोनों जो है एक साथ मिल जाते हैं। कहां पर? तो वो मिल जाते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो अगर कभी 1916 लखनऊ अधिवेशन की डेट आए तो ये डेट आसानी से आपको याद हो जाएगा और ये 2-3 टॉपिक यहां से याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ये। ठीक है, अब आइए इसके बाद अगले स्लाइड पे हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण डेट की। चलिए, तो हमने बात कर लिया था 1916 के बारे में। ठीक है, अब ये 1916 के बाद कुछ महत्वपूर्ण डेट है, उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, 1916 के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1917 का, और ये 1917 वाला डेट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1917 जो है हमारे बिहार से संबंधित है, और बिहार से संबंधित है तो अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था? तो इस सत्याग्रह का नाम आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये सत्याग्रह, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह 1917 ईस्वी में होता है। ठीक है, और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, अब ये गांधी जी की बात आया तो हालांकि गांधी जी भी एक बहुत बड़े हस्ती थे, तो उनके लिए एक अलग से चैप्टर हम बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ी सी समझा देते हैं गांधी जी को। देखिए, 1917 में ये पहला सत्याग्रह करते हैं। इससे पहले गांधी जी अपना झंडा फहरा रहे थे अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका सरकार को उन्होंने हिला के रख दिया था, और तब वो आए थे कहां पर? तब वो आए थे भारत में, और भारत में आने के बाद उन्होंने भारत में जो ब्रिटेन सरकार था उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो गांधी जी, सबको पता होगा कि 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, गांधी जी पढ़ने के लिए कहां पहुंचते हैं? लंदन पहुंचते हैं, पढ़ाई लिखाई करके वापस आते हैं 1891 में। 91 में आने के बाद 2 साल के बाद 1893 में गांधी जी कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। किसके कहने पर? तो अब्दुल्ला सेठ के कहने पर उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी कहां पहुंचते हैं? दक्षिण अफ्रीका। एक लंबे अरसे तक वहां समय व्यतीत करने के बाद 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, और जब 1915 में गांधी जी भारत आते हैं तो भारत आने के बाद वो भारत की मुआयना करते रहते हैं। गांधी जी की एक बहुत ही खूबसूरत सी आदत क्या थी कि गांधी जी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचा करते थे। जब तक उस चीज का अच्छे से भ्रमण नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, कोई पहल नहीं करेंगे। और ये जो ज्ञान था उनको कहां से मिला था? तो ये मिला था उनको गोपाल कृष्ण गोखले से। यही कारण है कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का गुरु माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी 15 में आते हैं। 15 में आने के बाद ऐसे ही भ्रमण कर रहे होते हैं भारत का, तो गांधी जी देखते क्या है कि कांग्रेस जो है प्रत्येक साल बैठती है और बैठकर चाय नाश्ता करके वापस चली जाती है, कुछ विशेष काम हो नहीं रही है। तब यहाँ पर गांधी जी चुपचाप सारे चीजों को देख रहे थे। वही क्या होता है कि बिहार से एक व्यक्ति पहुंचते हैं वहां पर गांधी जी के पास, और गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप आइए कहाँ? चंपारण में। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो याद रखेंगे कि ये किसके आग्रह पे आए थे? तो ये आए थे राजकुमार शुक्ल के। किसके आग्रह पे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गांधी जी आए थे। कहां पर? तो चंपारण में आए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर या फिर इनके प्रस्ताव पे।
ठीक है। गांधी जी आए थे कहाँ? चंपारण में। तो चंपारण सत्याग्रह से रिलेट करके आप इसको याद रखेंगे। हाँ, एक और चीज याद रखेंगे कि क्यों हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। तो ये जो हुआ था वो हुआ था 3 कठिया प्रणाली को लेकर। किसको लेकर? तो 3 कठिया प्रणाली को लेकर। ये 3 कठिया प्रणाली क्या था? तो 3 कठिया प्रणाली जो था ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी थी। बाकी 17 कट्ठा पे जो करना है कीजिए, लेकिन ये 3 कट्ठा ये फिक्स है कि उस पे नील की ही खेती होगी। ठीक है। तो इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे गांधी जी आए थे और इसी चीज से, ठीक है, निजात दिलाने के लिए गांधी जी पहुंचे थे। ठीक है। चलिए, तो ये चंपारण सत्याग्रह याद रखेंगे। इसके बाद अगला डेट जो होगा ये होगा 1918 का। और 1918 का ये डेट आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे कि ये जो डेट है इस समय 2 चीजें आपको याद रखना है। एक याद रखना है क्या? तो एक याद रखना है अहमदाबाद का। अहमदाबाद जो गुजरात में है, अहमदाबाद मील मजदूर, अहमदाबाद मील मजदूर का कंसेप्ट। ठीक है। यहां पर मील मजदूरों ने अपने कंपनी के खिलाफ, अपने मिल के खिलाफ जो है उन लोगों ने